हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आदिकाल का गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कौन कौन सी रचना है, इसके अलावा आदिकाल का पद्य साहित्य, और हम जानेंगे कि इन सब प्रकार के साहित्य का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा था। इससे पहले दोस्तों हमने नाथ साहित्य का, आपके जैन साहित्य का और आपके रासो साहित्य का अध्ययन किया था। उसके प्रमुख प्रमुख कवि देखे थे, कौन सी रचनाएं देखी थीं, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। यदि दोस्तों आपकी ये कक्षाएं पसंद आ रही हों तो आप कमेंट में लिख करके दोस्तों बताएं, जिससे कि मुझे और दोस्तों आपको अच्छे से प्रेरणा मिले कि आपको मैं पढ़ा सकूँ। आपके साथ में दोस्तों कदम से कदम मिला करके हमें सफलता प्राप्त हो सके। आपकी सफलता दोस्तों मेरी सफलता है। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा दोस्तों आपको साहित्य पूरा है वो सिलेबस करवाने वाला हूँ, जहाँ तक दोस्तों हो सकेगी। अब गारंटी तो दोस्तों अपनी नहीं है, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों हो सकेगा मैं आपको पूरा सिलेबस है वो करवाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आदिकालीन गद्य साहित्य वो क्या है। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य पद्य चंपू काव्य साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रत्न दिए हैं। इसमें प्रमुख कवि है रोड़ा नामक कवि ने राहुल वेल नामक रचना लिखी थी। यह गद्य पद्य का मिश्रित चंपू काव्य है। दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर गद्य की कृतियां हैं। तो यहाँ से आपका पिछली बार प्रश्न आया था, ये चार रचनाएं आपको दे दी थी कि रोड़ा की राहुल वेल, ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर है उनकी वर्ण रत्नाकर, और हेमचंद्र की शब्दानुशासन, और दामोदर की आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनको मिलाने के लिए कह दिया गया था। तो जो राहुल वेल है दोस्तों आपके गद्य पद्य मिश्रित हिंदी की प्रथम रचना है, वो चंपू काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है, जो कि शिलांकित रचना है। देखिए क्या है, पढ़ते हैं। इसका रचना काल है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इसमें राहुल नामक नायिका के नक्सिक वर्णन का प्रसंग है। तो इसमें नक्सिक वर्णन की जो प्रथम रचना है वो आपके राहुल वेल मानी जाती है। पहले सौंदर्य के वर्णन पद्य में किया गया और बाद में इसे गद्य में वर्णित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी में नक्सिक श्रृंगार का आरंभ होता है। इसमें उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने नक्सिक श्रृंगार परंपरा की जो पहली रचना मानी है वो आपके राहुल वेल 10वीं शताब्दी को माना है, जो कि कवि रोड़ा द्वारा कृत है। और ये दोस्तों शिलांकित रचना है और बम्बई म्यूजियम में रखी हुई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो महाराज गोविंद चंद का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा था। इनके सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा था। तो जो उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो आपके गद्य और पद्य है, दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग है, जिससे ये पता चलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि भाई इस समय जो हिंदी है उसमें व्याकरण की तरफ है वो ध्यान दिया जाने लग गया था। तो ये हो गई आपकी अगली जो रचना है वो है आपके वर्ण रत्नाकर। इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो सुनीति कुमार चटर्जी एवं पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ था। बड़ी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, यूजीसी नेट वगैरह में। 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। तो आपके लिए जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं वर्ण रत्नाकर है, ठीक है। ये आदिकाल की रचना है और उसका नाम है, लेखक का नाम है वो आपको याद रखना है। ज्योतिरीश्वर जो ठाकुर हैं वो मैथिली कवि हैं। इसकी भाषा आलंकारिक एवं कवित्वपूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया गया है। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण। इस प्रकार हिंदी साहित्य की ये प्रमुख कृतियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य रचना का प्रवाह है अखंड रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो ये दोस्तों शुरुआत की आपकी गद्य रचनाएं मानी जाती हैं। गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाएं थी ये, ठीक है।
मुख्य रूप से आदिकाल में आपके 4 ही खंड माने जाते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और आपके रास साहित्य। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का उन्होंने इतिहास लिखा था, उसमें उन्होंने अलग से आदिकाल की फुटकर रचनाएं, जिसमें कि आपके आदिकालीन गद्य साहित्य की रचनाएं जाएंगी, आदिकाल के पद्य साहित्य की रचनाएं जाएंगी। तो आदि और चंपू काव्य की रचनाओं में ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपके अमीर खुसरो आ गए, विद्यापति आ गए, ये सारे जो रोड़ा कवि है, ढोला मारोरा दूहा है, सारे सारे ये कवि हैं वो आदिकाल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत ही शामिल कर लिए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थीं। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उस समय की साहित्य कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषताएं रही थीं। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है, अपभ्रंश और हिंदी का, और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक एवं चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस एवं संगारिक रस से युक्त रहा है। यानी जो सिद्ध साहित्य है दोस्तों वो अध्यात्म था, ठीक है, अध्यात्म पे लिखा गया था, और जो चरित्र काव्य है वो जो रास साहित्य था, और बाद में जो रासो साहित्य आता है उसमें बीसल देव रासो वगैरह हैं। ठीक है, आपके गद्य पद्य की मिश्रित रचनाएं आती हैं तो वो आपकी वीर रस और श्रृंगारिक रस से युक्त थी। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य के अभ्युदय का काल था, किंतु अपभ्रंश में धीरे धीरे अबहट्ट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी, अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैं तो अनेक प्रवृत्तियां सामने आती हैं। अब हम बात करेंगे कि आदिकाल की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी। दोस्तों ये आपके सेकंड ग्रेड हो चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। तो आपको यहाँ से दोस्तों रचनाओं से भले ही आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन प्रवृत्तियों से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि रचनाओं को तो आपके ज़्यादातर ही लोग याद करके जाते हैं। तो वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं, तो आदिकाल की जो सबसे पहली विशेषता थी वो आपकी वीर गाथापूर्ण रचनाएं थी। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम को अतिरंजित बना करके प्रस्तुत करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण है वो किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण इनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा था। तो सबसे पहले आदिकाल में यदि हम बात करें तो वीरगाथापूर्ण रचनाएं हो जाएंगी, राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण इनकी प्रशंसा हो जाएगी, ठीक है, युद्धों का वर्णन हो जाएगा। तो युद्धों का वर्णन आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार का ध्यान ज़्यादा रहता था, जिसके कारण आए दिन युद्धों के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन करके जनसमूह में एक चेतना प्रकट की और कहा, युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश एवं उत्साह भर देते, जो कि प्रमुख रूप से चारण कवि होते थे, चारण एवं भाट कवि, ठीक है। संकुचित राष्ट्रीयता, तो इसमें एक विशेषता मिलती है संकुचित राष्ट्रीयता की, क्या है? आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति और प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद्र का भी गुणानुवाद कर दिया। भट्ट केदार की आपकी जयमंग जयचंद्र का है, ठीक है, जयचंद्र जो प्रकाश है आपके मधुकर कवि की, तो उसमें जो देशद्रोही जयचंद्र था उसका भी उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण उसकी प्रशंसा कर दी है कि भाई महान राजा हैं। तो जयचंद्र की प्रशंसा में जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की और जयमयंक जसचंद्र का मधुकर कवि कृत नामक ग्रंथ लिखे गए। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझा गया, इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शाहबुद्दीन गौरी ने परास्त किया था। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपका आज राजस्थान है, राजस्थान में आपके मान लीजिए कि चित्तौड़ के आसपास की जो क्षेत्र है उस पर आपके, या फिर अजमेर की जो आसपास की भूमि है वहाँ पर आपका अलग रियासत थी, वहाँ पर अलग राजा था, दूसरी तरफ अलग राजा था। तो अपने क्षेत्र विशेष को ही अपना राष्ट्र समझा जाता था, उसी को सब कुछ माना जाता था, ठीक है। बाहर का यदि कोई आक्रमणकर्ता विदेश से आ रहा है तो हम क्यों लड़ें, ये बात होती, तभी तो वो दिल्ली पर शासन, सारे के सारे शासन यूँ ही कर गए, क्योंकि किसी ने भी सभी एकजुट होकर के एक उसके खिलाफ है दोस्तों वो युद्ध नहीं करते थे, ठीक है, बल्कि उसे युद्धों में दोस्तों विफल करने के लिए उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो राज हैं उनको भी विदेशियों को बता देते थे, ठीक है। यही काम है वो जयचंद्र ने किया था।
तो यहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है, अखंड राष्ट्रीयता नहीं मिलती है। इसीलिए हर्षवर्धन के बाद में आपका अखंड साम्राज्य, एक छत्र साम्राज्य कभी भी स्थापित नहीं हो पाया था। लोक भाषा साहित्य 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही थी। इस समय के यदि आपसे अपभ्रंश का समय पूछा जाए तो आपसे 7वीं से लेकर 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक आपका अपभ्रंश का समय माना जाता है। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों, नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिसमें कर्मकांड, आडंबर, ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर सामने आया। जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक स्वच्छता पर सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। तो द्विवेदी जी ने दोस्तों इस समय के जबकि शुक्ल इसको वीरगाथा काल मानते हैं, और द्विवेदी जी कहते हैं कि इस समय का जो साहित्य है वो मुख्य रूप से धार्मिक है। क्यों धार्मिक है? क्योंकि जो सिद्ध थे दोस्तों, जो नाथ थे, उन्होंने धार्मिक साहित्य की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो जैन साहित्य है वो पूरा का पूरा धार्मिक साहित्य है। ठीक है, इसके अलावा कई आपकी फुटकर रचना है। विद्यापति जो पदावली है वो आपकी पूरी धर्म प्रधान रचना है। ठीक है, और रासो साहित्य में भी आपके श्रृंगार रस की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो वीरगाथा की जो शैली थी, वीरगाथा प्रधान था, लेकिन उतनी इसकी रचनाएं नहीं थी जितनी की धर्म प्रधान रचनाएं आदिकाल में हमें देखने को मिलती हैं। अब अगली जो विशेषता निकल के सामने आती है वो है आपकी वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ लिख रहे थे। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा से भी लड़े गढ़े थे। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। हम्मीर रासो और खुमांड रासो में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की व्यक्ति हुई है। वीसलदेव रासो है वो तो आपका पूरा का पूरा श्रृंगार रस का ग्रंथ है। इसके अलावा आपके पृथ्वीराज रासो में भी दोस्तों श्रृंगार रस की व्यक्ति है वो होती है। तो पृथ्वीराज रासो में भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। बीसलदेव रासो में तो विप्रलंब कहते हैं दोस्तों, वियोग श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता, कीर्तिपता का वीर रस की कृति है। तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। तो यहाँ पर आदिकाल में ये विशेषता निकल के सामने आती है कि वीर रस के साथ साथ जो दूसरा जो महत्वपूर्ण रस था वो आपका श्रृंगार रस था, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, नारी सौंदर्य का चित्रण हो, या फिर वो वियोग श्रृंगार हो। अगली जो विशेषता है वो है दोस्तों ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। राज्याश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं। इसलिए अपने कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थमय जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते और वास्तविकता से दूर रखते थे तथा अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। तो ये जो दोस्तों पद्धति है, ये जो इनकी चाटुकारिता है, ठीक है, ये अतिशयोक्ति वर्णन की जो चाटुकारिता है, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों पल्लवित पोषित हुई थी आपके रीति काल में। ठीक है, तो ऐतिहासिकता की अपेक्षा ये कल्पना को अधिक प्रधानता देते थे। चाहे राजा कैसा भी हो, चाहे उसने एक युद्ध भी दोस्तों तलवार उठाना नहीं जानता हो, लेकिन उसको बड़ा वीर सूरमा बताया जाता था। अगली जो आपकी विशेषता है वो है आपके प्रबंध एवं मुक्तक गीत। ठीक है, तो प्रबंध महाकाव्य लिखी गई थी। चंद्रप्रदाय वासु जैसे, विसलदेव रासु जैसे खंड काव्य थे आपके कई। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला है प्रबंध काव्य जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे। तो आपके पौमचरियु है वो आपके महाकाव्य है। ठीक है, तो आपके अपभ्रंश के जितने भी आपके चरित काव्य लिखे गए तो वो महाकाव्य श्रेणी के थे। भरतेश्वर, बाहुबली, रास है। जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है। प्रबंध काव्य वीरगाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो तथा दूसरा मुक्तक गीति काव्य वीसलदेव रासो है। तो दूसरा दोस्तों वीसलदेव रासो के बारे में सबसे पहले तो इसमें वियोग श्रृंगार की रचना है। ठीक है, राजमती इसकी नायिका है, वीसलदेव इसका नायक है, और जो ये मुक्तक गीति काव्य के रूप में जाना जाता है। डिंगल भाषा युक्त काव्य। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा है। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्त गीति काव्य, अपभ्रंश, अवहट्ट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य है। इसमें दोहा, सोरठा छंद का बाहुल्य है। तो दोस्तों आदिकाल का जो छंद है, आदिकाल का जो यदि प्रधान छंद आपसे पूछा जाए तो वो आपके दोहा और सोरठा हो जाएंगे। और यदि प्राकृत का आपके छंद पूछा जाए तो वो आपके आ जाएगा गाथा छंद है। ठीक है, उसकी सारी रचनाएं गाथा, सप्तशती इस प्रकार मिलती हैं। भक्ति काल का यदि आपसे छंद पूछा जाए
तो वो आपके दोहा चौपाई वगैरह हो जाएगी। रीतिकाल का यदि छंद पूछा जाए तो आपसे कवित्त और सवैया हो जाएगी। ठीक है, आदिकाल में फिर विशेष प्रकार के छंदों का है वो प्रयोग किया गया था। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि आदिकाल के मुख्य छंद क्या रहे थे, तो दोहा और शोठा, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोकानुरंजन और लोकोन्मुख रहा है। लोक चेतना यानी लोगों में जागृति पैदा करना, लोक रंजन यानी लोगों का मनोरंजन करना, और लोकोन्मुख, लोक को मतलब एक अच्छे भविष्य के लिए उनको उन्मुख करना, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियाँ आदि रासो काव्यों में युद्धों का चित्रण, श्रृंगार रस, संयोग एवं वियोग, विशेष रूप से विक्रम वियोग, विसलदेव रासो एवं संदेश रासक में देखने को मिलता है। दो छंदों में दोहा और शोठा के साथ छप्य, अरिल और उल्लाला छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। दोहा और जो शोठा है वो आपके प्रधान छंद थे, लेकिन उसके साथ में छप्य और अरिल, उल्लाला का है वो प्रयोग हुआ है। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर आपके जो आपके भावयुक्त विशेषता होगी, भाव सौंदर्य हो गया, कौन कौन सी इसकी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, विशेषताएं, इसके अलावा आपके शिल्प सौंदर्य की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर देख ली हैं। तो अब आदिकालीन साहित्य की युगीन प्रवेश कि उसका जो प्रवेश था वो कैसा था। आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियाँ साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। यही सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन प्रवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति को झकझोर दिया। इसका कारण समाज जातिवाद, धर्मवाद एवं विभिन्न मतांतरों से समाज बट गया था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती थीं। पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी, इसलिए जौहर, सती प्रथा, ठीक है, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी वो भी विद्यमान थी। नारियां भी मरण को वरण करने के लिए तैयार रहती थीं। इसलिए आज दोस्तों हम सोचते हैं कि उस समय बताइए जलती चिता पर कैसे एक जीवित नारी है वो कूद जाती थी, जौहर में कैसे कर लेती थी, लेकिन उस समय दोस्तों ये अभिमान का प्रतीक था उस समय कि ये बहुत तगड़ा ये शौक था, नॉर्मल केवल बात थी। आज हमें भले ही कितना बड़ा ये चीज़ लगती हो, लेकिन उस समय इसको बहुत ही तुच्छ चीज़ समझा जाता था और इसे गौरव और सम्मान का प्रतीक वो माना जाता था। इसीलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी, यानी कि भोग विलास के योग्य। इसीलिए राजाओं में बहु विवाह की परंपरा पनप चुकी थी। यानी कि उस समय दोस्तों युद्धों का वर्णन था, नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहु विवाह, सती प्रथा, जौहर आदि की जो कुप्रथाएं हैं वो भी प्रचलित थी। ठीक है, इसी समय बार बार युद्ध होने के कारण जन धन की हानि होती थी, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित एवं दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्मकांडों से युक्त हो गया। जैन संप्रदाय भी वाममार्ग की उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली। शैव, शाक्त आदि योग की क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला था। अशिक्षित जनता उनकी जाल में फंस जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियाँ आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर रही थीं, जिसमें हिंदू जनता में ईश्वर के नाम पर विश्वास उठ गया था। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के मत का प्रचार किया था। ठीक है, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया था। यह अंतः संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी संक्रांति काल चल रहा था। अपभ्रंश के स्थान पर परनिष्ठित अपभ्रंश, जो कि संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। यदि हम अपभ्रंश कहें तो दोस्तों वो तो आपकी जनभाषा थी, लेकिन यदि उसमें तत्सम शब्दावली का जब इसमें प्रयोग हो जाता था, उससे युक्त हो जाती थी, तो उसको परनिष्ठित अपभ्रंश है वो कहते थे। 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल, सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य थे, जिनका प्रभाव
काव्य कला एवं भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पढ़ रहा था। इस समय हिंदी भाषा की एक उपभाषा राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने रासो साहित्य लिखना प्रारंभ किया था। रासों में ओजगुण व वीर रस युक्त शब्दावली होने के कारण यह जनप्रिय बन गई थी। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों को भी स्थान दिया गया था। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। यदि आपको पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय साहित्य आदिकाल का कौन सा माना जाता है, तो वो रासो साहित्य माना जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी डिंगल एवं तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्द तथा इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों के प्रयोग होने लगा था। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका प्रयोग देखा गया था। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अंत संघर्ष, धार्मिक मत मतांतरों का संघर्ष और भाषा भी संक्रमणता से युक्त रही तथा इस संघर्ष के कार्य में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की विशेषताएं बनकर रहीं। अब देखते हैं पूरा का पूरा उपसंहार कि अब तक जो हमने पढ़ा है 5 क्लासेस के अंतर्गत हमने आदिकाल को, उसके काल विभाजन और नामकरण को दोस्तों समाप्त कर लिया है। तो अब उपसंहार है उसमें क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर के अंत तक विविधताओं से युक्त है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने परवर्ती काल के साहित्यकारों को प्रभावित किया है। जो दोस्तों नींव है उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका जो भवन है, आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसी होगी। वीर रस और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा है। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय था कि परवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर के दिखाई दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है वो दोस्तों वीर रस की यहाँ पर प्रधानता देती है, जो कि रासो साहित्य में मुख्य रूप से हमें दिखाई देती है। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है, ठीक है। श्रृंगारिकता इसका निर्णय तो अभी अनिर्णित है, यानी कि विद्यापति की जो पदावली है वो भक्त ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है या फिर वो श्रृंगारिक ग्रंथ है, ये अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती हैं। ढोला मारूरा का प्रेमाख्यान सूफी कवियों में परिलक्षित होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ढोला मारू है उसकी जो प्रेम कथा है वो आगे चलकर किस काव्य में दिखाई देती है, तो सूफी कवियों में दिखाई देती है। सिद्धाचार्यों क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो सूफी काव्य है उसमें क्या लिखा गया है दोस्तों कि एक राजा होता है, उसकी एक रानी होती है, वो कहीं और पे जाता है, वहाँ उसको प्रेम हो जाता है, वो उसको लाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार का ढोला मारूरा था, उनका विवाह हो गया था, लेकिन वो मारवाड़ी को लेने जाता है, तब उसको पता चलता है, मारवाड़ी उसे संदेश भेजती है, तब वो मारवाड़ी को लेने जाता है, ठीक है। जो पुंगल देश है वो आपके बीकानेर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मैंने वहाँ पर गलती से आपका जैसलमेर बता दिया था, लेकिन पुंगल है वो आपके बीकानेर का जो क्षेत्र था उसे कहा जाता था। सिद्धाचार्यों में नाथ संप्रदायों का योग साधना कबीर में, तो ये आपसे यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। जो सिद्धाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय का जो योग है, हठ साधना पद्धति है, उलटवासी शैली है, इसके अलावा आपके जो संध्या भाषा है वो आपके कहाँ मिलती है, कबीर के काव्य में। अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद का मर्म सूर तुलसी ने आत्मसात किया। मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया था। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने एवं निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया। तो अभ्रंशकालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की धारा प्रवाहित हुई। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था, उसकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में विकसित रूप से परिलक्षित होती हैं। तो जो सिद्ध और जो नाथों की हठयोग साधना पद्धति थी, उनकी साधना थी, वो कबीर के काव्य में प्रकट होती है। अद्वैतवाद था, विशिष्टाद्वैत था, वो आपके तुलसी और सूर में जाकर के प्रकट होता है। जो माधुर्य व्यक्ति थी वो आपकी मीरा के काव्य में होती है। इसके अलावा जो राष्ट्रप्रेम था, आदिकाल के वीररस प्रधान ग्रंथि थे, वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला के काव्य में प्रकट, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में प्रकट होता है, ठीक है। और जो अभ्रंशकालीन आपकी जो बौद्ध करुणा थी, बौद्ध मत था, ठीक है, वो आपकी महादेवी वर्मा के काव्य में दिखाई देता है, जिन्हें वेदना एवं करुणा की अमर गायिका कहा जाता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये दोस्तों आपका आदिकाल यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो गया है, ठीक है। तो आपको आदिकाल की ये यात्रा है वो कैसे रही थी, हमने शुरुआत से हिंदी की उत्पत्ति से दोस्तों हमने देखा किस प्रकार हिंदी की उत्पत्ति होती है, साहित्य के इतिहास के प्रयोजन क्या क्या हैं, साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है वो किस प्रकार से हुई और कौन कौन से प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे। इसके अलावा आदिकाल में हमने नाथ साहित्य को पढ़ा, सिद्ध साहित्य को पढ़ा, राज साहित्य यानी जैन साहित्य को पढ़ा और रासो साहित्य को पढ़ा। इसके अलावा हमने आदिकाल की फुटकल रचनाओं में दोस्तों अमीर खुसरो को, विद्यापति को, ठीक है, लौकिक गद्य साहित्य में हमने राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित में उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, इस प्रकार की हमने रचनाओं को पढ़ा, पद्य साहित्य में पढ़ा था।
और हमने उसकी सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ा था, किस प्रकार की सामाजिक युगीन परिस्थितियाँ थी जिनका प्रभाव है वो साहित्य पर पड़ा था, किस प्रकार संस्कृत के आचार्य थे जिनका प्रभाव है वो भाषा पर पड़ा था, और किस प्रकार है वो भाषा की धीरे धीरे विकास हुआ था। आदिकाल की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आगे चल कर के अन्य कवियों ने अपनाई थी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों हमने आदिकाल के बारे में पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये यात्रा है दोस्तों बहुत ही शानदार रही होगी, और मैंने दोस्तों अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं संतुष्ट कर सकूँ। यदि फिर भी आपके कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट में लिख करके दोस्तों ज़रूर बताएं। तो अब हम दोस्तों कुछ एक यहाँ पर प्रश्न है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा से सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो संस्कृत से सबसे पहले हुई थी दोस्तों पाली की भाषा की उत्पत्ति हुई थी, जो कि 500 से 1वीं शताब्दी तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक। अपभ्रंश किस भाषा से निकली हुई मानी जाती है, तो सबसे पहले संस्कृत थी। ठीक है, उससे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो ये प्राकृत से निकली मानी जाती है। पाली भाषा किस समय थी, तो पाली भाषा थी आपकी ईसा पूर्व 500 से लेकर के पहली शताब्दी तक, ईसा पूर्व 500 से लेकर के पहली शताब्दी तक मानी जाती है। इसके अलावा आपके वेदांग क्या हैं, तो वेदांग आपके 6 हैं। कल्पना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है, ज्योतिष, तो ये 6 आपके वेदांग माने जाते हैं। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तो न्याय दर्शन है आपके गौतम का न्याय दर्शन माना जाता है। राहुल संकृत्यान हिंदी का जो पहला कवि है वो आपके सरहपाद को, जिसे कि सरहप्पा या फिर राहुल भद्र है या फिर सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया था, तो वो आपके यहाँ पर 5 भागों में विभाजित किया था। कीर्ति पताका है वो किस भाषा की कृति है, वो आपके दोस्तों यहाँ पर अवहट्ट भाषा की कृति है। ठीक है, विद्यापति की है। चंद्रवरदाई की रचना का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो है, जिसको कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। परमाल रासो की रचयिता का नाम बताइए, तो ये दोस्तों परमाल रासो है वो आपके बीसलदेव रासो यानी कि आपके नरपति नाल है। परमाल रासो आपके तो दोस्तों जो परमाल रासो है वो आपकी जगनिक की रचना है, जिसमें आपके हम आगे देखेंगे गारसदा तासी के इतिहास का नाम लिखिए। तो गारसदा तासी का जो इतिहास है उसका नाम है इस्तवार द लितलेत्योर एंदुये एंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आपके 1839 में प्रथम भाग का, द्वितीय भाग का 1847 में प्रकाशन हुआ था। शिव सिंह सरोज के रचयिता का नाम है शिव सिंह सेंगर। इसके अलावा राहुल संकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे और क्यों माना था, तो ये इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सरहप्पा को, इन्होंने राहुल संकृत्यान ने सरहपाद को सबसे पहला कवि माना था 845 ईस्वी यानी कि 9वीं शताब्दी में दोस्तों इन्होंने माना था। क्योंकि जो हिंदी के जो कवि, हिंदी के जो नमूने हैं दोस्तों, हिंदी की इनकी भाषा है वो हिंदी के अधिक निकट मानी जाती है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन का समय एवं काल बताइए, तो ये हम दोस्तों बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इन्होंने वीरगाथा काल कहा था, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा, और उसके बाद में इन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहा था, तो इन्होंने कहा था कि भाई शुक्ल ने वीरगाथा काल का नामकरण केवल वीरगाथाओं की पद्धति के आधार पर कर दिया है, जो कि सही नहीं है, बल्कि आदिकाल में हमारी धर्म प्रधान रचना, श्रृंगार रस की प्रधान रचना भी मिलती हैं, जिन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। और जो आदिकाल शब्द है वो एक भ्रामक धारणा की पुष्टि करता है। यह एक सजग, परंपरा प्रेमी और सजग सचेत कवियों का काल था, इसीलिए हम इस काल को आदिकाल कहेंगे। किन्हीं 2 जैनाचार्यों के नाम बताइए, तो जैनाचार्य आपके भरतेश्वर बाहुबली राज के हो जाएंगे, आपके शालिभद्र सूरी हो जाएंगे, ठीक है, और आपके जिन धर्म सूरी हो जाएंगे, आपके आसबू हो जाएंगे, तो ये आपके जैनाचार्य थे, ठीक है। जैनाचार्य मेरुतुंग हो जाएंगे। नाथ संप्रदाय की 2 विशेषता बताइए, तो नाथ संप्रदाय में हठयोग साधना पद्धति विद्वान थी, ठीक है, और उसमें मन की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। नाथों के जीवन को उसमें सदाचारी बनाना था, तो ये उसकी विशेषता होगी। रासों को वीर रस की कृति क्यों माना जाता है, क्योंकि जो रासो है दोस्तों उसमें आपके युद्धों का वर्णन है, ठीक है, युद्ध प्रधान शैली है, युद्धों का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो प्रधान ग्रंथ हैं वो आपके युद्धों से संबंधित हैं, इसीलिए जो रासो शैली है उसको वीर रस की कृति है वो माना जाता है। यदि ये पृथ्वीराज रासो के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर हम देख लेंगे, वहाँ पर आपके अजमेर
जो सांबर के जो उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, डिंगल उसकी शैली है, इसलिए उसको वीर रस की कृति माना जाता है। तो ये हमने यहाँ के दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन देखे। ये आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो भी हमने दोस्तों क्वेश्चन आने थे वो हमने देख लिए हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों आप बताइएगा कि किस प्रकार आपका हिंदी साहित्य है वो यहाँ पर इसका आदिकाल हमने पढ़ लिया है। कुछ एक क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये श्रृंखला है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। तब तक दोस्तों अंत में एक बात कहूँगा, इतनी मेहनत के लिए दोस्तों आप एक लाइक और दोस्तों पूरी क्लास यदि आप देखते हैं तभी दोस्तों मेरी जो मेहनत है वो आपकी सार्थक हो पाएगी। यदि आप क्लासेस को नहीं देखते हैं तो आप दोस्तों मुझसे मना कर दीजिए कि सर आप क्लास मत डालिए, हम नहीं देखते हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं डालूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि मेरा भी दोस्तों महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, बोल बोल के दोस्तों मेरा गला है वो बैठ जाता है। ठीक है, 3 4 5 क्लास हैं वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो आप समझ रहे होंगे। तो इतनी मेहनत के लिए दोस्तों क्लासेज यदि आप पूरी देखें, ठीक है, बिल्कुल भी उसे आगे बढ़ा करके स्किप करके मत देखें। क्योंकि मैं दोस्तों क्लास पढ़ाता हूँ तो वो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन उसके साथ में आपको इधर उधर की कितनी बातें आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा समझा करके चलता हूँ। तो आशा है कि आपको ये प्रयास है पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, और भक्ति काल के साथ में दोस्तों क्या भक्ति है, किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस प्रकार से इसमें कौन कौन सी इसकी धाराएं हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।